हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था इसका। हमने ड्रूड थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी का डिस्कशन किया था। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो एक सॉलिड के अंदर है, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव करता है। इस थ्योरी के अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस थे, इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। तो इस थ्योरी में हमने ये देखा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसको हम गैस के फॉर्म में ट्रीट कर रहे हैं, उसकी जो स्पेसिफिक हीट है और उसकी जो पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ना। और जब हम क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं तो वहां पर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी जो है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, उसका यूज करते हैं। अब सेम प्रॉब्लम को, सेम कहानी को सोमरफील्ड ने क्वांटम थ्योरी से डिस्कस किया। उसने क्वांटम थ्योरी में फर्मी डायक स्टैटिस्टिक्स का यूज करके जो इलेक्ट्रॉन है, सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अलग अलग स्टेट को निकाला और उन अलग अलग स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी इस क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग किया। तो इसलिए इसको सोमरफील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। ये जो सोमरफील्ड थ्योरी है ये हम दो केस के लिए पढ़ते हैं। एक बार हम वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए पढ़ते हैं और एक बार हम थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए पढ़ते हैं। जब इस थ्योरी को हम पढ़ते हैं तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स है, यानी कि जो श्रोडिंजर इक्वेशन है, जो आपने वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए यूज़ किया था, वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको आता है तो ये चुटकियों का खेल है, बहुत आसान है, बहुत ही आसानी के साथ समझ में आता है। और अगर वो आपको नहीं आता है फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो सोमरफील्ड थ्योरी या सोमरफील्ड क्वांटम थ्योरी जो है, इसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं पहले वो मैं लिख देता हूँ। तो इन क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल जो थ्योरी है उसको हम ड्रूड थ्योरी भी कहते हैं। इन क्लासिकल थ्योरी और ड्रूड थ्योरी वी यूज एमबी स्टैटिस्टिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम and in this theory the specific heat and paramagnetic susceptibility of substance increases। पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी जो सब्सटेंस की है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर हम कौन सी थ्योरी यूज करते हैं, एमबी स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन बन जाता है कि सोमरफील्ड थ्योरी के क्लासिकल थ्योरी के अंदर या ड्रूड थ्योरी के अंदर आप कौन सी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। तो एमबी स्टैटिस्टिक्स का हम यूज करते हैं। एमबी स्टैटिस्टिक्स मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि स्पेसिफिक हीट और इसके जो पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी है वो इसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर जब हम बात करते हैं सोमरफील्ड थ्योरी की या सोमरफील्ड क्वांटम थ्योरी की, तो सोमरफील्ड क्वांटम थ्योरी सॉल्व या गिव्स द सॉल्यूशन of same problem on the basis of quantum mechanically by using FD statistics का मतलब होता है Fermi Dirac statistics। All the states of electron and the energy level of the electrons are calculated by using quantum theory। ठीक है, all the states and energy levels are calculated by यूजिंग क्वांटम थ्योरी। ये जितने भी है वो क्वांटम थ्योरी का यूज करके निकाले गए। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि सोमरफील्ड थ्योरी जो हम पढ़ने वाले हैं इसको हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, दो टाइप से पढ़ते हैं।
एक हम पढ़ते हैं 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए और एक हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। आई अगेन रिपीट कि अगर आपको श्रोडिंगर इक्वेशन आता है तो ये बहुत ही आसान काम है, चुटकियों का खेल है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। जो आपने पहले किया है वही चीज़ मैं अब यहाँ पर करूँगा। और अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ये सोमरफेल्ड जो इक्वेशन होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, तो आपको ये बहुत जल्दी ये जो लेक्चर है आप कंप्लीट कर लेंगे, अदरवाइज फिर आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। 1 डायमेंशनल बॉक्स की मैं कंडीशन बनाऊंगा, कंडीशन वही रहेगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 1 डायमेंशनल बॉक्स मैंने बनाया और इसकी मैं लिमिट ले लूंगा। सबसे पहले मैं इसकी विड्थ ले लूंगा, इसकी विड्थ जो है मैंने ले ली L। ये इसकी बाउंड्री कंडीशन हो गई, यहाँ पर x बराबर 0 हो गया और यहाँ पर x बराबर L हो गया। यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट। हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन होगी वो क्या होगी, V यानी कि पोटेंशियल। तो Vx या Vr इक्वल्स टू 0 कब, जब x किस किस के बीच में है, x की वैल्यू 0 से और L के बीच में है। जब x की वैल्यू 0 से और L के बीच में है तो पोटेंशियल 0 है। और Vx जो है वो है इनफाइनाइट कब है, जब x या तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू L है और या लेस देन इक्वल्स टू 0। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। ये हमारे पास जो है वो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है पोटेंशियल की। अब हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पर यूज़ करना है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो बाय यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा d2 साई, साई यहाँ पर फंक्शन हो गया वेव फंक्शन, d2 साई अपॉन मैंने लिख दिया dx2 इक्वेशन एग्जैक्टली ये होती है -2m अपॉन h कट स्क्वायर, एग्जैक्टली इक्वेशन ये होती है। और प्लस फिर यहाँ पर पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल इंटू साई एक्स, और ये आ गया E इंटू साई एक्स। इसको जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज करने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, d2 साई अपॉन dx2 प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर, और ये बन जाएगा E माइनस वी और x, और ये बन जाएगा साई x इक्वल्स टू 0। x डायरेक्शन मैंने ले ली है क्योंकि हम 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अदरवाइज आप r भी ले सकते हैं, इन जनरल आप इसको सॉल्व करना चाहें, r हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर मैं बाउंड्री कंडीशन का यूज करूं तो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल है वो है 0। तो इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल 0 की मैंने कंडीशन लगाई, तो ये क्या बन गया, d2 साई अपॉन dx2 प्लस ये हो जाएगा 2me अपॉन h कट स्क्वायर, ये हो जाएगा साई x, और ये हो गया 0। यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको हमने किसके इक्वल कर लिया, k स्क्वायर लेट मान लिया हमने कि k स्क्वायर इक्वल्स टू है 2me अपॉन h कट स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 2me अपॉन h कट स्क्वायर, ये k की वैल्यू हो गई। ये क्या हो जाएगा, वेव प्रोपोगेशन वेक्टर, जिसको हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी d2 साई अपॉन dx2 प्लस k स्क्वायर साई और इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हमें पता है। तो इक्वेशन सेकंड जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हम जानते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको मैंने लिखा साई एक्स, ये मैंने लिखा a साइन के एक्स और प्लस b कॉस के एक्स, ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन। अब मैं यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस का यूज करूंगा। x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन 0 होगा, और x इक्वल्स टू L पर जहां पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है वहां पर भी फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है, वो बाउंड्री कंडीशन क्या है कि x इक्वल्स टू 0 पर साई 0 है क्योंकि पोटेंशियल इनफाइनाइट है, और x इक्वल्स टू L पर भी साई क्या होगा, 0 होगा क्योंकि पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो मैं सबसे पहले यूज कर रहा हूं व्हेन x इक्वल्स टू 0 साई इक्वल्स टू 0। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन साई इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो अगर मैं इसका यूज करता हूं तो क्या बनेगा, 0, यहां पर a साइन k और 0 प्लस ये बनेगा b कॉस k एंड 0। तो a साइन k साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 बन जाएगी।
अब दोनों के दोनों जो कांस्टेंट है, ए और बी दोनों कांस्टेंट है ना, ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है। तो ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, किसी एक की वैल्यू जीरो हो सकती है, दोनों की अगर वैल्यू जीरो हो गई तो ओवरऑल फंक्शन जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बी जीरो हो गया, इसका मतलब ए यहाँ पर जीरो नहीं होगा। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन क्या आ जाएगा, साई एक्स इक्वल्स टू ए साइन के एक्स, ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन है x इक्वल्स टू एल पर साई इक्वल्स टू जीरो है। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन का अगर मैं यूज करता हूं तो ये जीरो हो गया, और यहां पर क्या लिखा है, a साइन, ये हो जाएगा के एल। अब मैंने आपको कहा a कैन नॉट बी जीरो, a जो है उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, दोनों कांस्टेंट अगर जीरो हो जाएंगे तो फंक्शन हो जाएगा जीरो की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करें, अब ये करेंगे हम कि साइन के एल जो है, एक मिनट रुकना भाई, साइन के एल, साइन के एल जो लिखा हुआ है इसको हम किसके बराबर कर दें भाई, साइन जीरो हो सकता है ना, ए जीरो नहीं हो सकता, साइन जीरो हो सकता है, तो इसको हम लिख देंगे साइन एन पाई। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, के एल इक्वल्स टू एन पाई, के एल इक्वल्स टू एन पाई, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई अपॉन एल, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई अपॉन एल। ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एन पाई ओवर एल। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ए साइन के एक्स, और अगर मैं वैल्यू डाल देता हूं के की तो ये क्या लिखा जाएगा, साइन इक्वल्स टू ए साइन एन पाई एक्स ओवर एल, एन पाई एक्स ओवर एल, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वेव फंक्शन बन जाएगा। ठीक, फिर अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं ए की, ए क्या है, कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट, तो ए कांस्टेंट है तो इसके नॉर्मलाइजेशन से ए की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल, ए, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। अब जिन्होंने क्वांटम पढ़ा हुआ है उनको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वी यूज द कंडीशन ऑफ, वी यूज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, वी यूज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हम यूज करेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में हम लगाएंगे कहां से कहां तक है, जीरो से एल तक, और क्या कंडीशन लगेगी, साई एक्स, और ये हो जाएगा साई स्टार एक्स, और डी एक्स इक्वल्स टू वन। तो यहां पर कोई इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो सेम टू सेम फंक्शन लिखा जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ए स्क्वायर जीरो टू एल, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर के एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू वन, ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। अब सिंस हमारे पास cos 2x जो होता है वो किसके बराबर होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये बनेगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा जीरो से एल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया वन माइनस कॉस, ये हो जाएगा टू एन, ये क्या वैल्यू है, कॉस टू के एक्स, और के की वैल्यू हम डालना चाहे तो डाल सकते हैं एन पाई ओवर एल, तो टू एन पाई एक्स ओवर एल और डी एक्स, ये वैल्यू इक्वल्स टू वन के, मैंने के की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, के की वैल्यू कितनी आई थी, एन पाई ओवर एल, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट करी, और टू आएगा तो टू को हमने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ वन का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा एक्स, और इसकी लिमिट लग जाएगी जीरो से एल, और यहाँ पर ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन टू, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, और ये बनेगा एल अपॉन टू एन पाई, और ये बनेगा साइन टू एन पाई एक्स ओवर एल, और इस पूरे की जो लिमिट है वो हम लगाएंगे जीरो से एल और इक्वल्स टू वन। तो ये जो है ये पूरा का पूरा ये बन जाएगा जीरो, क्योंकि जैसे ही साहब एक्स की वैल्यू एल डालोगे तो ये साइन टू एन पाई बन जाएगा, और साइन जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो वैल्यू देगा। तो हमारे पास यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ए की वैल्यू रूट एल अपॉन टू, रूट टू अपॉन एल, तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, रूट टू अपॉन एल। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। तो ओवरऑल हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा रूट टू अपॉन एल, और साइन के की वैल्यू अगर मैं डाल देता हूं तो एन पाई ओवर एल,
एन पाई ओवर एल और इनटू एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन गया, वेव फंक्शन बन गया। ठीक है, ये वेव फंक्शन आ गया और ये हमने पहले क्वांटम के अंदर वन डायमेंशनल बॉक्स में भी सॉल्व किया हुआ है, कुछ नया मैंने यहाँ पर नहीं किया है। अब अगर मैं एनर्जी की वैल्यू निकालता हूँ तो एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि सिंस के स्क्वायर जो है, जो हमने कंसिडर किया था वो क्या था 2me अपॉन क्या था वो h कट स्क्वायर, और k की वैल्यू हमारे पास क्या है, k की वैल्यू है n पाई ओवर एल, स्क्वायर में आ गया ये, तो ये हो जाएगा 2me ओवर h कट स्क्वायर। तो यहाँ से e की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास किसकी बन जाएगी, एनर्जी की वैल्यू बनेगी। किसकी वैल्यू बनेगी, एनर्जी की वैल्यू बनेगी। और यदि हम एफ कट की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं h अपॉन 2 पाई, अगर ये वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करूँ ऐसे, तो e की वैल्यू क्या बनेगी, ये n स्क्वायर रहेगा एज इट इज़, ये पाई स्क्वायर, ये रहेगा 2ml स्क्वायर। h कट की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, e की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर h कट स्क्वायर, कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी लेवल की वैल्यू आ गई कि हर लेवल पर क्या एनर्जी होगी। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो एनर्जी है, एनर्जी वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एनर्जी डिपेंड्स ऑन एल एंड एन, एन और एल के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। एल क्या है, एल है जो डायमेंशनल बॉक्स लिया है हमने, वन डायमेंशनल बॉक्स, उसकी विड्थ, और एन क्या है, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका ग्राफ भी आपने देखा होगा, है ना, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं वन डायमेंशनल बॉक्स में तो आपने इसका ग्राफ भी देखा होगा। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो एनर्जी है वो उसके जो लेवल्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट पर हैं, है ना। द लेवल ऑफ द स्टेट्स, द एनर्जी स्टेट्स आर इक्वी डिस्टेंट, है ना, इक्वी डिस्टेंस है। तो एनर्जी स्टेट्स आर इक्वी डिस्टेंस, है ना, इक्वी डिस्टेंस है एंड डिस्क्रीट वैल्यू, एंड हैव डिस्क्रीट वैल्यू, इनकी अलग अलग वैल्यू। जैसे जैसे आप n की वैल्यू को चेंज करोगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब हम बात करेंगे किसकी, फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी की। अब हम किसकी बात करेंगे, फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी, इसकी बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो एनर्जी लेवल निकाला, ये एनर्जी लेवल जितने भी है सारे इक्वी डिस्टेंस है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसी लेवल के अंदर आके रहेगा। पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जिनकी चारों क्वांटम स्टेट सेम हो जाए वो एक एनर्जी लेवल पर नहीं रह सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, no two electrons with all quantum number same quantum number can remain in same state। चार क्वांटम नंबर है, एक है n, एक है l, एक है m और एक है s। तो ये चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए, कोई भी तीन सेम हो जाए, एक अलग होना चाहिए। मतलब सीधा सा कहानी है कि तो जो लोग हैं उनका सेम एड्रेस नहीं होगा, है ना, उनका सेम पता, सेम नाम, सेम एज, सेम नाम सेम पता सेम एज, ये दोनों, ये सारी चीज़ें सेम नहीं हो सकती, एक ना एक चीज़ अलग होगी। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। तो अब जब हमें एनर्जी लेवल्स को फिल करना है तो इन एनर्जी लेवल्स को फिल करने के लिए हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, किसका, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ध्यान रखने के लिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, हम बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की। तो जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की या सॉलिड की हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड के अंदर जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, उस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए मेनली हम
दो क्वांटम स्टेट का यूज करते हैं, एक हम करते हैं n और एक हम करते हैं ms, जहां n जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ms जो होता है वो होता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन स्टेट is defined by two quantum number n and ms, जहां n जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ms जो होता है वो होता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। और हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, हर वैल्यू n की हर वैल्यू के लिए ms क्या करता है, उसकी एक क्वांटम स्टेट को डिफाइन करता है। एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n ms defines a quantum state। अब ms जो है वो है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है तो इसकी दो वैल्यू होंगी, एक होगी +1/2 और एक होगी -1/2, i.e. +1/2 एंड एक होगी -1/2। यानी कि n की हर वैल्यू के लिए ms के पास दो वैल्यू है, एक है +1/2 और एक है -1/2। यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा +1/2 में या जाएगा -1/2 में, यानी कि वो दो लेवल्स पर रह सकता है, या तो वो +1/2 में रह सकता है या -1/2 में। यानी कि एक एनर्जी जो लेवल है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन बिठा दिए मैंने। ठीक है, एक को बिठा दिया कहां पर, +1/2 पर, और एक को कहां पर बिठा दिया, -1/2 पर। ये जो +1/2 होगा इसको हम बोलेंगे अप स्टेट, और जो ये -1/2 होगा इसको हम बोलेंगे कौन सी स्टेट, डाउन स्टेट। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि हर एनर्जी लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, कम दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सो we can say that at each energy level two number of electrons can remain। दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि अगर मैं 9 आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स को लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिए 9 आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरे को इनको क्या करना है, एनर्जी लेवल्स में सेट करना है। तो इनको कैसे सेट करेंगे हमने एक बॉक्स बना लिया ऐसे, और इसमें मैंने एनर्जी लेवल बनाए। ये जो एनर्जी की वैल्यू है, n की वैल्यू है, कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि n इक्वल्स टू 0 डालते ही एनर्जी 0 हो जाएगी। एक डाल दिया मैंने n इक्वल्स टू 2, एक लिख दिया मैंने n इक्वल्स टू 3, एक लिखा मैंने n इक्वल्स टू 4 और एक लिखा मैंने n इक्वल्स टू 5। तो देखो हर एक लेवल पर दो रह रहे हैं, हमारे पास टोटल कितने 9 है। तो मैं पहले इनको मिला लेता हूँ ऐसे, एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, फिर एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, फिर एक लाइन मैंने ऐसे बनाई और फिर एक लाइन मैंने ऐसे बनाई। दो इलेक्ट्रॉन रखने, तो एक अप स्टेट में चला गया, एक डाउन स्टेट में चला गया, एक अप स्टेट में चला गया, एक डाउन स्टेट में चला गया, एक अप में चला गया, एक डाउन में चला गया, एक यहाँ पर भी रखने। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा कितना, एक। तो एक जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो कौन सी स्टेट में चला गया, 5th स्टेट में चला गया। तो इस तरह से हमने 9 इलेक्ट्रॉन्स को सेट कर दिया। n के ऊपर वाली जो स्टेट है, n इक्वल्स टू 5 के ऊपर वाली जो स्टेट है वो खाली हो गई। ये जो स्टेट है n इक्वल्स टू 6 वाली, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया वो किस तरह से किया, वो हमने जो इस तरह से किया कि एक जो स्टेट है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, यानी कि n यदि ग्रेटर देन 5 है तो उसके लिए जितनी भी स्टेट्स हैं वो खाली हैं। तो यहां से हमें दिख रहा है इस एग्जाम्पल में, फॉर n ग्रेटर देन 5 ऑल स्टेट्स आर एम्प्टी, ऑल स्टेट्स आर एम्प्टी। ठीक है, n ग्रेटर देन 5 जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी क्या है, एम्प्टी हैं, खाली हैं। तो अब हम फर्मी लेवल की बात करें, फर्मी एनर्जी की बात करें, तो फर्मी लेवल क्या होता है,
फर्मी लेवल का मतलब होता है वो लेवल, एनर्जी का वो लेवल जिसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो, 0 केल्विन हो। तो एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन टेम्परेचर इज नोन एज फर्मी लेवल। और उस फर्मी लेवल से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं फर्मी एनर्जी। तो एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर, एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन टेम्परेचर is known as Fermi level, and energy associate with Fermi level is called Fermi energy. एनर्जी एसोसिएट विद फर्मी लेवल इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फर्मी एनर्जी नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, फर्मी एनर्जी नाम देते हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर है सभी को? क्या मेरी यहां तक बात सभी को क्लियर है? बता दो भाई एक बार जल्दी से, यहां तक मेरी बात क्लियर है सभी को? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो फर्मी लेवल हो गया वो क्या कहलाता है, टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी जो लेवल है 0 केल्विन पर, टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल 0 केल्विन के ऊपर, उसको हम कहते हैं फर्मी लेवल। और उसके रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं फर्मी एनर्जी। अब यदि मैं मान लूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है n, और अगर E1 के लिए मैं मानूं, किसके लिए मानूं, मैं E1 के लिए मानूं, तो E1 के लिए कितना हो जाएंगे, क्योंकि एक लेवल में 2 रह रहे हैं, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2nf, जहां nf रिप्रेजेंट करेगा किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ फर्मी लेवल को। तो भाई फर्मी लेवल को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फर्मी लेवल को हम और डिफाइन कर सकते हैं द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन। तो इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन। यानी कि अगर यहां पर टॉप मोस्ट देखा जाए तो टॉप मोस्ट कौन सा होगा, 5th होगा, और ये फील्ड है, इसके ऊपर सब खाली पड़े हैं, टॉप मोस्ट फील्ड ये हो गया, तो ये फर्मी एनर्जी लेवल कहलाएगा। टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन इज फर्मी लेवल। अब अगर मैं ये कह दूं, क्या कह दूं, कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n है ना, जो टॉप मोस्ट लाइन है उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना है, n है। तो लेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with topmost line is n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2nf E1 वैल्यू के लिए। फॉर even values of n कितनी हो जाएगी, n इक्वल्स टू 2nf, जहां nf जो होगा, nf क्या होगा, nf होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ फर्मी लेवल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ फर्मी लेवल। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, nf इक्वल्स टू n बाई टू। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था वो लिखा था n स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ये बना था। या इसको हम 8 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर फर्मी के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, EF n की जगह हो जाएगा nf, तो nf स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2ml स्क्वायर। तो एक तो ये हो जाएगा फर्मी एनर्जी का। उसके अलावा nf की वैल्यू को हम n/2 भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो nf की वैल्यू को अगर आप सब्सटीट्यूट कर दो तो EF जो है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा h कट स्क्वायर, और उसके बाद nf की वैल्यू को मैं n/2 सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये h कट स्क्वायर ओवर 2m
और यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख लिया एन एफ की वैल्यू वो मैं कितना लिख रहा हूँ n/2, तो ये हो गया n पाई अपॉन 2l स्क्वायर, n पाई अपॉन 2l स्क्वायर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा, h कट स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 4 और मल्टीप्लाई बाय 2 8 ml स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर h कट स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा फर्मी एनर्जी का। ये किसका एक्सप्रेशन बन गया, फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन बन गया। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी, और वैसे भी आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है फर्मी एनर्जी क्या होती है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि फर्मी एनर्जी क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, टोटल एनर्जी के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है उसको हम किस तरह से काउंट करेंगे। टोटल एनर्जी को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक समेशन कर देंगे। जो हमने ई एफ की वैल्यू निकाली है उसका एल्जेब्रिक समेशन करेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए। ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू हम कितने डाल दें, अगर 1 डाल दें तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होगी उस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम निकालेंगे, और फिर उसका एल्जेब्रिक समेशन करते जाएंगे तो वो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि टोटल एनर्जी हमें अगर निकालनी है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी को हम लिखेंगे कैसे, ई टी इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन एन इक्वल्स टू 1 से लेकर कहाँ तक, फर्मी लेवल तक एन की वैल्यू। इसको लिखा मैंने ई नॉट, और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 कर दिया। ये जो मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 2 क्यों है, क्योंकि हर लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या है कि हर लेवल पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसको हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि एन एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, n/2 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और एल्जेब्रिक समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर और n/2 तक, और ये क्या हो गया, ई नॉट हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गई, ई नॉट की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए जो वैल्यू हमने निकाली थी ई नॉट की वैल्यू, उसको हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो देखो क्या बनेगा, ये ई टी इक्वल्स टू, ये 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। भाई हमारे पास ये वैल्यू आई थी ना, ई की वैल्यू आई थी, क्या आई थी, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी। तो ये एन स्क्वायर को मैं अंदर रख लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें बाहर। तो एच कट स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर, और ये एल स्क्वायर बाहर आ गया। एल्जेब्रिक समेशन में कौन आ गया, एल्जेब्रिक समेशन में हमारे पास आ गया एन की वैल्यू 1 से लेकर n/2, और ये हो गया एन स्क्वायर। अब ये n जो नेचुरल नंबर्स है उनका समेशन बन रहा है। ठीक है, तो वो कैसे हम निकालते हैं, अगर मैं इन जनरल बात करूं, यहां पर ले लूं मैं s की वैल्यू n की वैल्यू 1 से लेकर s तक, n की वैल्यू 1 से लेकर s तक लिखूं और इसको लिख दूं मैं n स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बनता है, s इंटू एस प्लस 1, हमारे पास बनता है s इंटू एस प्लस 1 और 2s प्लस 1 और अपॉन 6। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये एन स्क्वायर जो नंबर्स हैं उनका समेशन, तो ये कितना बनेगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2s क्यूब, और एक बार बनेगा स्क्वायर में, एक बार बनेगा किसमें, स्क्वायर में, 2s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस s, 2s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस s, 3s स्क्वायर प्लस s अपॉन 6। जिसको मैं लमसम बराबर करके लिखूं तो इसको मैंने लिखा 2s क्यूब अपॉन 6, यानी कि ये लगभग बराबर बन जाएगा किसके, s क्यूब अपॉन 3 के। किसके बराबर बन जाएगा, s क्यूब अपॉन 3 के। तो मैं यहाँ से ये वैल्यू को अगर सब्सटीट्यूट करता हूँ तो जो हमारे पास वैल्यू है n इक्वल्स टू 1 से लेकर s n स्क्वायर, ये क्या आंसर आया, ये आया s क्यूब अपॉन 3। तो हम s की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, n/2, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा 1/3 अलग रहेगा और ये आ जाएगा n/2 का क्यूब। तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास आंसर बनेगा ये 2 एज इट इज रहेगा, 2h कट स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये एज इट इज रहेगा, हम टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये 2h कट स्क्वायर अपॉन 2m
और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारे पास पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और एल्जेब्रिक समेशन की हमने वैल्यू निकाल ली। वो वैल्यू कितनी बनी, 1/3 और कितना बन गया, n/2 क्यूब, 1/3 n/2 क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो ई टी इक्वल्स टू, 2 से 2 कैंसिल आउट करो तो ये बनेगा h कट स्क्वायर, h कट स्क्वायर हो गया। और इसको आप 2m ऐसा लिखो, इसको आप लिख दो पाई n अपॉन एल, 2l, पाई n अपॉन 2l, और इसको स्क्वायर में लिख दो, ये हो गया n। इसको किस में लिख दो, स्क्वायर में लिख दो, ये हो गया n हो गया। अब ऐसी ही कुछ वैल्यू आपने फर्मी एनर्जी की लिखी थी, फर्मी एनर्जी की वैल्यू हमने लिखी थी कहाँ पर, ये वाली, h कट स्क्वायर अपॉन 2m n पाई ओवर 2l स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, h कट स्क्वायर अपॉन 2m n पाई अपॉन 2l स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी बनी फर्मी, और ये 1/3 रहेगा ही, तो 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 1/3। तो ये जो एनर्जी हमारे पास बन गई, ये एनर्जी है फर्मी एनर्जी, EF। तो ई टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया EF/3 और इंटू n, EF/3 इंटू n। और अगर मेरे को एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना है, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ET अपॉन n इज इक्वल्स टू हो जाएगा EF/3। तो ये बन जाएगा E बार इज इक्वल्स टू EF/3 ग्राउंड स्टेट के लिए। ये किसके लिए हम कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट के लिए कर रहे हैं। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, सीधा सीधा ये बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या ग्राउंड स्टेट की जो एवरेज एनर्जी होती है और फर्मी एनर्जी होती है उसमें क्या रिलेशन होता है। इसी तरह से फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन आपसे पूछ लिया जाता है, ये फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन है। यहाँ पर n है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यदि आपसे फर्मी लेवल के फॉर्म में पूछा जाए, ये n है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यदि आपसे पूछा जाए फर्मी लेवल के फॉर्म में, यानी कि 2NF बराबर n के फॉर्म में पूछा जाए, NF के फॉर्म में आपसे पूछा जाए, तो उसके केस में आपको n को फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो सिंपल सा एक्सप्रेशन होगा, जो एक्सप्रेशन बनता है n स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर वाला, तो वहां पर n को उठाकर NF लिख देना बस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब हम बात करते हैं किसके बारे में, सोमरफेल्ड क्वांटम थ्योरी के बारे में। और ये 1 डायमेंशनल के लिए था, इसी तरह से हम निकालेंगे 3 डायमेंशनल के लिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।